हेलो एवरीवन, मैं से सात्विक खरे। आज हम अपने एशियन हिस्ट्री के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट क्लासेस हमने फाउंडेशन के टॉपिक्स कवर करते हुए ह्यूमन एवोल्यूशन, स्टोन एज और आखिरी टॉपिक इंडस वैली के डिक्लाइन को पढ़ा था। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आर्यंस और वैदिक एज के बारे में शुरुआत करी थी। ये टॉपिक हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसका पहला वाला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर करा है। देखिए, लास्ट क्लासेस को हम रिवाइज करें। लास्ट क्लासेस हमने कंपेरेटिव एनालिसिस किया था इंडस वैली का और वैदिक एज का। ठीक है, फिर हमने टाइमलाइन के बारे में जाना, क्योंकि भाई सबसे जरूरी है हमें ये पता हो कि हम कौन से फेज की बात कर रहे हैं। भारत का इतिहास तो जान रहे हैं, बट अगर हमें टाइम नहीं पता चलेगा तो वहां पे इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमने जाना था कि इंडो आर्यन कौन है। अब इंडो आर्यन की बात कैसे आती है कि भाई वेद किसने लिखे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ से सॉल्व होता है। तो इसके ऊपर कई प्रकार की थ्योरीज हमने पढ़ी और आखिरी में पता चलता है ये टाइप का डिबेट है। ठीक है, फिर हमने देखा अपनी अर्ली वैदिक एज को शुरू किया था। देखिए, वैदिक एज दो पार्ट में डिवाइड होती है, कल भी हमने जाना था। एक होता है अर्ली वैदिक एज, एक होता है लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज हमने अपना कल क्लास में शुरुआत करी थी। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इमेजिन करवा पाऊं, जिससे आप उस समय पे जाके अपने आप को फील कर पाएं और आप समझ पाएं कि एक्चुअल कंडीशन क्या चल रही थी। बस हम इन सब चीजों को एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, लास्ट क्लासेस हमने सोर्सेस के बारे में जाना था कि वेद को समझने के लिए हमें जो उस समय को जानना है, इतने पुराने समय को जानना है, हमारे पास में क्या क्या सोर्सेस मिलते हैं। हमें पता चलता है, एक तो लिटरेरी सोर्सेस हमें पता चलता है कि वेद मिलते हैं हमें, और दूसरा फॉरेन सोर्स से पता चलता है कि भाई हमें बोगासको इंस्क्रिप्शन मिलता है तुर्की में, प्लस हमें जैन डेवेस्टा की बुक मिलती है पर्शियन लिटरेचर की, जो पर्शियन रिलीजन को साथ चलती है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि वेद में, जब हमने वेद पढ़ा तो वेद में ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो हमने वेद के बारे में पढ़ा कि भाई वेद में हमें पता चलता है कि हम भारत के इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। हमें सप्त सिंधु के बारे में पता चलता है, जहाँ पे 7 रिवर्स को प्रॉपरली मेंशन किया गया है। तो हमें कई कई ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में चीजें पता चलती हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से इमेजिन करवाने के लिए एक पल को कहता हूँ कि ये हमारे वेद है। वेद में, ये वैसे उपेंद्र मैम की बुक है, ये वेद कैसे है। मैं आपसे कहता हूं कि वेद का जब हमें अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ना पड़ता है तो हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ऋग्वेद में भी पार्ट सेकंड से लेके पार्ट 7 तक की चर्चा करेंगे। ये सब चीजें मैंने लास्ट वीडियो में कल डिस्कस किया है, एक बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया, तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कनेक्ट हो पाए। आज के टॉपिक में हम इस पूरी किताब को, मतलब इस पूरे वेद को जो सेकंड पार्ट से 7th पार्ट तक का है, मान लीजिए, एज्यूम करके चले, इस वाली पूरी किताब को मान लेते हैं ये हमारी उपेंद्र मैम की बुक है बिल्कुल। ठीक है, अब हम इस किताब को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें ये पता चल पाए कि भाई जिस समय की किताबें बात कर रही है, लिखी गई है, उस समय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी, वुमेन्स के बारे में जानेंगे। और धीरे धीरे करके हम इकोनॉमी और लास्ट में आके अपनी चीजों को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, और रिलीजन के बारे में समझेंगे। फिर हम इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट में लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं ऐसे सब इमेजिन करने की कोशिश करवाता हूं कि आप एक हिस्टोरियन हैं, आप चीजें खोज रहे हैं। आप इस किताब को बार बार पढ़ेंगे अलग अलग चश्मा लगा के। जैसे अभी आपने देखा कि ज्योग्राफी के चश्मा लगा के पढ़े, तो आपने पूरी उस किताब की ज्योग्राफी को एक साइड लिखा और अपनी डायरी पे लिख लिया, तो वो क्या बन गया आपका ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेद। अब हम आगे बढ़ेंगे चीजों में। देखिए, अब मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूं, आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप भारत के 2000 बीसी से लेके 600 बीसी के पीरियड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि चलो भाई, हम इस पीरियड में अपने भारत को देखें। तो आपने कहा चलो ठीक है सर। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन इस टाइम के भारत को जानने की कोशिश करेंगे, तो हम इस वाली रीजन को फोकस करेंगे। अब जितनी बातें होंगी हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन की बातें होंगी, और इस पोर्शन को समझने के लिए हम लिटरेरी सोर्सेस में क्या यूज कर रहे हैं, ऋग्वेद के पार्ट्स, मंडल, जिसको अपन मंडल कहते हैं, सेकंड से लेके 7 तक का। इतना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि हम अपने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या चीज समझते हैं। अब मैंने आपको इमेजिन करवाया कि आप एक हिस्टोरियन हैं और आप एक लाइब्रेरी गए, और लाइब्रेरी में आपको वेद रखे मिले। आपने कहा कि सर मुझे ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद का सेकंड से लेके 7th पार्ट मुझे दे दो इकट्ठे। आपने लाइब्रेरियन से जाके ऋग्वेद का कलेक्शन उठवा लिया। ठीक है, अब आप धीरे धीरे उसको बार बार पढ़ोगे। जैसे आपने एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, हर बार आप एक अलग माइंडसेट से पढ़ोगे। अलग माइंडसेट कैसे, आपने पहली बार जब पढ़ा तो आपने कहा कि मैं इस बार जब वेद पढ़ूंगा तो पूरा ये एनालिसिस निकालने की कोशिश करूंगा कि वेद में ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या बताया गया था, कि किस जगह की बात हो रही है, कौन सा चीजें चल रही थी, रिवर्स कौन कौन सी है। तो वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। अब आप दूसरा बार रीडिंग करोगे और अब आप देखोगे सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब अब आप अपने आप का सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का चश्मा लगा लीजिए और फिर से वेद को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अब आपको पता चलता है कि वेद में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई, और मैं कोशिश करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग रूप से आपको समझाने की कोशिश करूँ। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाएं। पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। आप
अपने आप को डेली लाइफ से कनेक्ट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसका आज के समय से एनालिसिस कर पाओ। क्योंकि जब एग्जाम में पूछता है ना, कंपेयर विद इट करंट सिनेरियो, जब आज के हिसाब से आपको इसका एवेल्युएशन करना पड़ता है, इसका एनालिसिस करना पड़ता है, तो हमें कई सारी चीजें पता चलती है कि रूट कॉज जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट। अच्छा चलिए, जब मैंने वेद उठाया तो मैं सबसे पहले आश्चर्य था कि यार इसका राइटिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसमें वैदिक संस्कृत यूज हो रही है, देखिए समझ लीजिए है, तो मुझे पता चला यहाँ पे वैदिक संस्कृत यूज हो रही है, वैदिक संस्कृत। ठीक है, फिर मैंने देखा कि अरे सर, राइटिंग पैटर्न में हमें कई बार चीजें पता चलती हैं कि जैसे विक्ट्री और गॉड को लेकर चीज करी गई, कई प्रेयर्स मानी गई है, मतलब हमें पता चलता है कि वॉर वगैरह की बात भी हो रही है, विक्ट्रीज की बात हो रही है, भगवान की बातें हो रही है इस पूरे लिटरेचर में। ठीक है, पर हमें एक दिक्कत होती है समझने में। कई बार हमने ऐसी चीजें भी पढ़ी, लाइन्स पढ़ी, स्ट्रेंजर्स पढ़ी, जहां समझ में आया कि यार ये मिथ है क्या। बार बार आपको पढ़ते में समझ में आ रहा है कि मिथ है कि हिस्टोरिकल इवेंट है। तो कई जगह हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये मिथ है या फिर एक हिस्टोरिकल इवेंट है। कई बार लड़ाइयों में ऐसा समझ में आता है कि भाई ये तो इमेजिनरी लड़ाई मानी जा सकती है, कि इसका एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ ही होगा, है ना। तो एक पॉइंट समझ में आता है, कई चीजें यहाँ पे एज अ मिथिकल फॉर्म में भी लिखी गई है। जैसे कहा जाता है ना, भगवान आए फिर ऐसा हुआ होगा, तो कुछ कुछ चीजें मिथिकल फॉर्म में भी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे दूसरी चीज कि भाई पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। दूसरा पता चलता है राइटिंग पैटर्न समझ के, इसको हमने जब राइटिंग के हिसाब से देखा कि राइटिंग पैटर्न कैसा है, इसको पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, तो राइटिंग पैटर्न से पता चलता है कि यहाँ पे कई प्रकार के लोन वर्ड्स मिले हैं। लोन वर्ड्स मतलब क्या होता है, हम जब वर्ड्स दूसरी जगह से बोरो करते हैं, एक तरह से लोन पे लेते हैं, नॉन इंडो यूरोपियन वर्ड्स। जैसे अब ये कैसे पता चला, तो मुझे ये पता चलता है कि भाई हमने एक तरह से इंटरेक्शन किया विद अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ड्रेविडियन और मुंडा लैंग्वेज से हमें कई चीज सिमिलरिटीज मिलती हैं। एक पल को इसको और एग्ज्यूम करके देखें, इसको शॉर्ट करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। जैसे आज के टाइम पे अपन जब इंग्लिश वर्ड यूज कर, इंग्लिश नहीं कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हो कि एक भी आपने सेंटेंस लिखा जो कि इंग्लिश में था, इंग्लिश फॉन्ट थी, और बीच में आपने इसका हिंदी में कर दिया। ठीक है, और फिर आप इंग्लिश में आ गए, तो आपके पॉइंट समझ में आया, ये जो वर्ड था ये लोन वर्ड है, कहाँ का, इंग्लिश का। ठीक है, जो आपने इंग्लिश से पिक किया। वैसे ही हमें वेद में कई शब्द ऐसे मिले हैं जो कि जर्नल फॉर्म में मिल नहीं रहे थे, बट वो एक लोन वर्ड के फॉर्म में समझ में आ रहे हैं, जो कि ड्रेविडियन लैंग्वेज और नॉन आर्यन लैंग्वेज से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे नॉन इंडो आर्यन नेम्स पता चलते हैं, जैसे चुमिरी, धुनी, पीरू, संभारा। तो एक पॉइंट पता चलता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे थे। अच्छा, एक मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, आर्यन आर्यन जो वेद लिख रहे हैं, और वो लोग जो वेद को नहीं जानते, नॉन आर्यन कम्युनिटी है। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि केवल आर्यन ही आए थे, पहले से भी कई सेटलमेंट रह रहे होंगे। तो दोनों कम्युनिटी जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करी, तो कुछ कुछ नेम हमें इनके भी मेंशन होते हैं, नॉन आर्यन के। कई फाइट्स में पता चलता है कि इन्होंने इनके राजा को हरा दिया, इनके चीफ को हरा दिया, ये वाले कई पॉइंट्स पता चलते हैं, नॉन आर्यंस के बारे में पता चलेगा। और ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी आप सुनिए, नोट्स पढ़िए, आप नोट्स कॉपी मत करिए, बस आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर हम आगे जाके हर चीज को समझेंगे। तो हमें एक पॉइंट पता चलता है कि पूरे टेक्स्ट में एक हमें कल्चरल इंटरेक्शन पता चलता है उनके बीच में, एक तो आर्य और नॉन आर्य के बीच में। तो हमें पॉइंट समझ में आता है कि लोग आपस में कनेक्ट होकर चलते होंगे, कई प्रकार के में छोटे छोटे लोन वर्ड्स भी मिलते हैं। तो अब आपने ये समझा कि राइटिंग पैटर्न कैसा था वेद का, लैंग्वेज समझी, हमने ये जाना कि यहाँ पे लोन वर्ड्स भी दिख रहे हैं, लोगों का इंटरेक्शन भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इतना तो अपने पहली पेज से समझ गए, थोड़ा बहुत 10-15 पेज पढ़े तो मैं राइटिंग पैटर्न समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई वेद की। अब जब हमने धीरे धीरे करके पूरे पार्ट्स को पढ़ा, तो हमें एक थीम समझ में आई, और आप भी पढ़ रहे हो वेद, मैं भी पढ़ रहा हूँ, अपन बढ़िया बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने कहा कि यार आपको पता कि जो जब पूरे मैंने वेद पढ़े, तो मुझे एक वाई वाई, एक अंदर से ऑरा फील समझ में आया कि यहाँ पे एक जो ट्राइब्स हैं आपस में लड़ती होंगी, एक फाइट वाला, एक वॉर्निंग ट्राइब्स का समझ में आता है पॉइंट। मतलब आपने कहा कि जब मैंने पूरे वेद को समझा, ऋग्वेदिक पीरियड के टेक्स्ट को पढ़ा, तो मुझे ये पता चलता है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते होंगे, टेरिटरी या फिर एक कुछ ना कुछ चीजों के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर इनका चीजें चलती होंगी, कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने कहा हाँ यार सही कह रहे हो। फिर धीरे धीरे पता चला कि हम जब आगे पढ़े तो हमें पता चलता है लगभग 30 ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया है ऋग्वेदिक पीरियड के। मतलब ऋग्वेदिक पीरियड में लगभग 30 ट्राइब्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और वो ट्राइब्स में से कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम हम जानते हैं, जैसे यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु, द्रियु। इन जब पांचों को मिलाते हैं, इनको कहते हैं कई बार पंचजना या फिर 5 पीपल। तो कई बार वैदिक एज में लिखा गया है पंचजना, पंचजना वर्ड लिखा गया, तो हमें पता चल जाता है पंचजना मतलब इन ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे पता चलता है कि दो ट्राइब बहुत प्रोमिनेंट थे, प्रोमिनेंट मतलब डोमिनेटेड, एक दूसरे के बहुत हावी चल रहे थे और बहुत अच्छा नाम चल रहा था उनका, जो थे पुरु और भरत। ठीक है, ये ट्राइब्स के नाम है, इनका याद रखना। इनके चीफ थे
चीफ मतलब कौन, जो इनके ऐसे कह लीजिए हेड, इनके चीफ थे। जैसे पुरु के चीफ थे त्रिदसु, ठीक है। और भरत किंग, जो भरत किंग यहाँ पे ना होके, यहाँ पे भरत के चीफ थे वो द्रिवदशा थे, ठीक है, जिन्होंने दशा रूलर संबारा को हराया था। इसके आगे देखेंगे, मैं आप बिल्कुल चिंता मत करिए, चीज समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा वेट करिए टॉपिक को पूरा होने में, ठीक है। इसके बाद में हमने जब वेद को आगे पढ़ा, पढ़ते जा रहे तो एक हमें छोटी सी कहानी मिलती है, ठीक है। उस कहानी का नाम था 10 राजन युद्ध। आपको मजा आएगा सुनने में। 10 राजन युद्ध में कहा गया था कि भाई 10 राजाओं, ये हमें सेवेंथ मंडल, सेवेंथ पार्ट ऑफ ऋग्वेद में मिलती है, सेवेंथ मंडल में मिलती है, जहां पे कहा गया है कि यहाँ पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ठीक है। आपने कहा अरे सर, ये तो कहानी नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा, समझे चले इसको। हमने पढ़ा तो पता चलता है राजा भरत वर्सेस पुरु के बीच में लड़ाई हुई थी। जो हमने भी ये ट्राइब पढ़ी ना, ट्राइब, भरत ट्राइब वर्सेस पुरु ट्राइब के बीच में हुई वॉर, ठीक है। अब वॉर में जो भरत ट्राइब थे, जो इनके ग्रैंडसन है, देवदशा के ग्रैंडसन सुदास, ठीक है, सुदास वर्सेस पुरु के बीच में लड़ाई हुई। सुदास अकेले थे और पुरुष में बाकी 10 लोग जुड़े हुए थे, ये अलाइंस थी। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध इतना भयानक होता है, और इसमें से कौन जीतता है? सुदास। और रीजन क्या था युद्ध होने का? युद्ध होने के पीछे रीजन था कि अभी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, प्रीस्ट क्या रोल क्या होता है, ब्राह्मण कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि भरत के प्रीस्ट थे विश्वामित्र, ठीक है, जिनको हटा के वशिष्ठ को रख दिया गया था, कि उनको हटा के वशिष्ठ को ऊपर कर दिया गया था कि अब वशिष्ठ हमारे हैं। तो विश्वामित्र ने ये वॉर की कंडीशन बनवाई थी। अब पॉइंट समझ में आ रहा है ना चीजों का। तो ये जो लड़ाई हुई थी ये प्रीस्ट के कारण हुई थी। तो एक पॉइंट समझ में आता है कि रोल ऑफ प्रीस्ट इन दैट बैटल। तो एक हमें पॉइंट समझ में आया, अब इसको हम बाद में एलिब्रेट करके अच्छे समझेंगे, ठीक। अब ये युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, लड़ाई में पता चलता है कि पुरुषनी नदी रिवर, जो आज के टाइम पे रवि रिवर है, उसके पास में होता है, ठीक है। यहाँ पे भरत जीत जाते हैं, और धीरे धीरे करके भरत में कौन जीतते हैं? सुदास, भरत के चीफ है सुदास। सुदास जीतते हैं, और इसी कारण से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ जाता है। और जब जीत जाते हैं उसके बाद में अश्वमेध सेक्रीफाइस करते हैं, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। इन सब के बारे में हम आगे जाके बहुत आराम से डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने क्या बताया, बस आप ये याद रखिए एक स्टोरी है जो कि 10 राजन युद्ध के बारे में बताती है। और इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे ट्राइब्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती थी, और कॉन्फ्लिक्ट होती थी तो यहाँ पे वॉर हो जाती थी। वॉर होने में कई प्रकार के रोल होते थे, जैसे क्या होता था, टेरिटरी को भी मान लीजिए, एक तरह से टेरिटरी वर्ड यूज नहीं कहेंगे, ये कहेंगे यहाँ पे पुरोहित का रोल बहुत बड़ा रहा होगा, जो ब्राह्मण थे उनका रोल बहुत था। और इस चीज से पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे, जो आपने कहा ना कि एक वाइब आती है किताब पढ़ने से, वही एक वार्निंग, एक लड़ाई झगड़े वाली वाइब समझ में आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब आपके मन में आया कि सर वॉर तो हुई, वॉर हुई, बट वॉर जब होती है तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है तभी पॉसिबल हो पाती है। जैसे क्या, एक राजा होगा, उसका मंत्री होगा, मंत्री एक सेना से कलेक्ट करेगा, एक प्रॉपर आइडियोलॉजी में वॉर होगी, एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, सब चीजें रहेंगी। तो ये कैसे हुए? तो आपके मन में क्वेश्चन आया ना कि सर अगर वॉर होती थी तो एक कुछ ना कुछ सिस्टम रहता होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, एक प्रॉपर सिस्टम रहता होगा जहां पे चीजें पर्टिकुलरली चलती होंगी। एग्जैक्टली अर्ली वैदिक में पता चलता है, जब वेद पढ़ते हैं, कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था जिसमें राजन, रॉयल प्रीस्ट, सभा, समिति, विधाता, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम राजन के बारे में, ठीक है। अब भाई राजन, राजन वर्ड बार बार आपको सिमिलर लग रहा है क्या राजा से? आज के टाइम पे अपन इसको राजा कहते हैं, किंग। हमारे ऋग्वेदिक में कई बार ये वर्ड मेंशन हुआ है राजन के फॉर्म में, बट यहाँ पे कोई भी मोनार्कियल स्टेट नहीं थी। मोनार्की स्टेट समझते हैं ना, मतलब कुछ भी राजाशाही नहीं था, तो अपन को किंग नहीं कहेंगे। यहाँ पे किंग नहीं थे, यहाँ पे चीफ थे और नोबल थे, ये कह लीजिए आप, ठीक है। अब भाई ये जो नोबल थे एक तरह से हेड ऑफ द फैमिली, वो हेड ऑफ द ट्राइब कह लीजिए, एक तरीके से चीफ है। अब इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम था कि प्रोटेक्ट करना है अपने लोगों को। जैसे कहीं आसपास लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको अपने लोगों की रक्षा करनी है एज अ लीडर के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे कैटल की प्रोटेक्शन करते थे। कैटल की प्रोटेक्शन मतलब क्या? ये अपने कैटल को प्रोटेक्ट करते थे, और इनको लॉर्ड ऑफ द कैटल भी कहते हैं। तो कई लोगों ने गोपति के साथ भी मेंशन किया गया है वेद में। मतलब क्या? प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द कैटल हेड इन द अदर मेजर रोल। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे पेस्ट्रोलिज्म चल रहा है, एग्रीकल्चर नहीं है। यहाँ पे घुमंतु वाला चल रहा है, पेस्ट्रोलिज्म चल रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी? कैटल। तो कैटल की प्रोटेक्शन का रोल किसको दिया गया था? राजन को। अभी यहाँ पे कोई भी एज अ किंग वाली बात नहीं हो रही है। आगे देखते हैं, दूसरा रोल हम देखेंगे रॉयल प्रीस्ट के बारे में, जो ब्राह्मण है। यहाँ पे पता चलता है इनका मेन काम क्या था?
राजा के साथ बैटल में हेल्प करना, ठीक है, एक आइडियाज के फॉर्म में हेल्प करना। ये आज भी आप जब मेडिवल इंडिया पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रोल ऑफ प्रीस्ट अलग ही रहा है, ब्राह्मणों से हेल्प लेते थे, चीजें समझते थे, एक ग्रुप चलता था। प्रेयर्स करना, भगवान की पूजा पाठ करना, परफॉर्मेंसेस को देखना, रिचुअल सैक्रिफाइसेस के बारे में देखना। इंपॉर्टेंट प्रीस्ट के बारे में पता चला वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट प्रीस्ट के बारे में भी नॉलेज मिलती है। इसके बाद में हमें पता चलता है बलि। बलि मतलब क्या होता है? ऑफरिंग मेड टू गॉड। बलि मतलब होता है ऑफरिंग मेड टू गॉड एज अ गिफ्ट के फॉर्म में, गिफ्ट के हुए हम अच्छे से डील करेंगे। ऑफरिंग मेड टू गॉड ये पीरियडिकली ऑफर होता था राजन को। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए आप गांव में हैं, आप देख रहे हैं गांव के लोग कभी कभी गए राजा के पास, गए अरे राजा जी हमारे पास में ये इसमें ये ज्यादा आए हैं तो हम आपको गेहूं की एक बोरी दे देते हैं। एक वॉलेंटरी ऑफरिंग थी जो लेटर पीरियड में जाके एक कंपल्सरी बन जाती है। अभी हम लेटर पीरियड का एनालिसिस करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। एक ट्रिब्यूट दिया जाता था ट्राइब्स को बैटल जीतने के बाद में। कोई भी टैक्सेशन सिस्टम नहीं था यहाँ पे, कोई भी टैक्सेशन नहीं था, लोग बार्टर सिस्टम ही चल रहा था, ठीक है। अभी हमने जान लिया राजा और ब्राह्मण मतलब प्रीस्ट के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे सभा एंड समिति। सभा और समिति दो प्रकार के फंक्शन, वैसे असेंबलीज हैं। असेंबलीज जानते हैं, मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल वाली बात चली, देखिए मान लीजिए ये है, ये असेंबली के लोग बैठे हैं, ठीक है, मेजर मेजर लोग बैठे हैं, आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए भाई, हमें युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, इस टाइप की चीजें चलती थी। सभा, जब हम सभा की बात करते हैं, सभा एक छोटी गैदरिंग है जहाँ पे केवल एलाइट ही लोग बैठते हैं, मतलब जो एल्डर्स हैं वो लोग बैठेंगे और जो मेन मेन लोग हैं वो लोग बैठेंगे, ठीक है। और समिति थोड़ी सी उससे बड़ी है, लार्ज असेंबली है, जिसको राजन देखेगा और इसको भी राजन देखते हैं। दोनों का रूल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या, हम अपने रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करें, ये इनके टॉपिक रहते थे। मान लीजिए कहीं से वॉर से जीत के आए, उस जीत के बाद में उस रिसोर्सेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये वाले टॉपिक ये डिस्कस करते थे। कई बार हमें वेद पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट पता चला कि भाई यहाँ पे कहा गया है कि भाई हार्मनी मिले सबको, एकता में रहे ये लोग जो है एकता में रहे। तो इससे पॉइंट पता चलता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती होगी। कॉन्फ्लिक्ट किस रूप में? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि भैया मैं नहीं सोचता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। अच्छा आप एक पल को सोचिए, जब आप स्कूल में थे तो आप जब क्लास में बैठते तो एक बच्चे ने कहा कि सर इस बार हमें सैटरडे को ये वाला गेम खेलना चाहिए। तो आपने कहा कि नहीं नहीं सर, हम लोग का तो ये खेलने का मन है, हम लोगों का ये खेलने का मन है। एक पॉइंट समझ में आ रहा ना कि आपस में आप लोगों के अंदर विवाद होता था, सेम यहाँ पे होता था। मतलब आइडियाज कभी भी मैच नहीं होते होंगे कि भाई हम सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। तीसरी हमें असेंबली के बारे में पता चलता है जो है विधाता, जहाँ पे कई प्रकार के फंक्शन जो परफॉर्मेंस होते हैं, रिचुअल और सेरेमनीज टाइप होती थी, जहाँ पे ज्यादा लोगों को कलेक्ट होना पड़ता था। अच्छा ये जो पॉइंट है ना आज के टाइम पे हमारा कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिमिलरली आज आप भी देख सकते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है? डिस्कशन होता है एलाइट लोगों का, थोड़ा सा एक असेंबली बन के बैठते हैं लोग, ठीक है, जहाँ पे वो लोग अपने अपने डिसीजन लेते हैं और कई बार डिबेट के फॉर्म में भी एक पॉइंट उठ जाते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की बातें होने लगती है, वो उनको ताने देने लगते हैं, वो उनसे कहने लगते हैं, ऐसी चीजें चलती रहती है, ठीक है। हमें और क्या पता चलता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि लोग काइनशिप में रहते थे। किनशिप, किनशिप मतलब होता है संबंध। जैसे एक चीज सोचिए, एक छोटा सा गांव है, इस गांव में रहने वाले लोग एक ट्राइब है, मतलब उनका कोई नाम है ट्राइब का, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को अपने अपने ब्लड रिलेशन, फैमिली रिलेशन, इस सबसे जानते हैं, जुड़े हैं। तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं? ऐसे अपने अपने सब लोग हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना कि आप बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में जाओगे तो आपको पता नहीं चलता कि आप बगल वाले से बात करते हो तो वो आपको अनदेखा कर देता। बट यहाँ पे क्या था, लोग एक दूसरे से जुड़े थे क्योंकि एक बहुत सीमित दायरे में लोग रह रहे थे, कम लोग रह रहे थे, बहुत ज्यादा मैसिव लोग नहीं रहते इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ा गूगल मैप से सर्च करके जाना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, बहुत कम लोग थे, आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा क्या क्या सिस्टम था, हमें कई पता चलती है। जैसे राजन, जो हेड ऑफ द ट्राइब या कम्युनिटी होता था राजन, ठीक है, इस कम्युनिटी का हेड कौन हो गया? राजन। इसके बाद में कुल, कुल मतलब होता है फैमिली। आज के टाइम पे भी इस वर्ड को यूज करते हैं कुल, और इसका जो हेड रहता है उसको कहते हैं कुलपा या फिर कुलपति, भी कई जगह वर्ड यूज किया गया है। फिर इसके बाद आता है विलेज को कहा गया ग्राम, जहां पे कई प्रकार की फैमिलीज फॉर्म्ड अ विलेज और उसका हेड जो रहता है ग्रामीणी, ठीक है। दो जो विलेज है छोटी सी, उसका कौन हुआ हेड? ग्रामीणी, विलेज हेड में, ठीक है। फिर विशु मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज, जब कई ग्रुप्स मिल जाते हैं विलेजेस का तो कहता है विशु, और उनका जो हेड होता है उसको कहते हैं विश्वपति, ठीक है। अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है धीरे धीरे करके। और आखिरी बार है जना। जना मतलब कम्युनिटी, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व की ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं जब कई प्रकार के सिटीज जुड़ जाती हैं, वो वाला फॉर्म होता है। जैसे आज के टाइम पे अपन कहते हैं ना एक विलेज, विलेज के बाद बनता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद बनता है मान लीजिए कैपिटल, कैपिटल सिटी, स्टेट, स्टेट के बाद बनता है नेशनल कैपिटल। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके चले,
एक कोई विलेज हो गया, फिर एक डिस्ट्रिक्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट के बाद में ऐसे खजुराहो डिस्ट्रिक्ट, ऐसे छतरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, छतरपुर एक डिस्ट्रिक्ट हो गई, फिर इसके बाद में स्टेट आ जाती है एमपी, और एमपी के बाद आ जाता है इंडिया। पॉइंट समझ में आया ना? बस उसी का ही छोटा सा एक रूप है यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम बताता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इकोनॉमी और अदर की एस्पेक्ट पे चर्चा करते हैं। जैसे अब आप देखोगे, अच्छा कभी आपने सोचा कि काऊ, इंपॉर्टेंस ऑफ काऊ का जो आज हम देखते हैं कि गौ हत्या के बारे में कई प्रकार की चल रही है, गौशाला खूब सारी प्रकार की चल रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस कैसे आया? कभी आपने मन में सोचा कि काऊ का इंपॉर्टेंस कैसे एकदम से हाईलाइट होता है? ये सब चीज़ हम वेद से जानेंगे कि वेद में काऊ को लेकर क्या बातें करी गई है। हम पेस्टोरल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को जानेंगे कि भाई ऋग्वेद में कौन सी चीज डोमिनेट थी, पेस्टोरल था या एग्रीकल्चर चल रहा था, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। साइंस एंड टेक में जानेंगे मेटलर्जी यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, भाई कहीं पे कॉपर या ब्रॉन्ज के बारे में या फिर आयरन के बारे में चर्चा करी गई है। फिर हम देखेंगे वर्ल्ड सिस्टम के बारे में, फिर स्लेवरी, गिफ्ट कैसे चलते थे, ट्रांसपोर्ट, आखिरी में वुमेन। इन सब टॉपिक पे हम डील करेंगे धीरे धीरे करके। भाई हमने जब वेद पढ़े, वेद में कई वर्ड्स हमें मिलते हैं जो एक गाय को रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, हमें कई प्रकार के एनिमल्स को मेंशन किया गया, जैसे हॉर्सेस, गॉड, शीप, कैटल। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज थी, कैटल को सबसे ज्यादा प्रेस किया जाता था। गाय हमारी माता है, ये वाला आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है। तो हमें कई वर्ड्स में गाय के बारे में पता चलता है, ऐसे क्या, गौविष्ठी, गौवेशना, गोशु, ग्वाला। तो इन सब से हमें पॉइंट पता चल रहा है कि भाई गाय गाय को बहुत ज्यादा प्रेस किया जा रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ काउ समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा अगर अपन प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हैं वेस्ट में। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं थी, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे, पेस्टुरलिज्म कर रहे थे। अब पेस्टुरलिज्म में गाय हमें हर चीज देती है, एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन के रूप में भी हम मतलब यूज करते हैं चीजों का, हम दूध लेते हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो गाय हमारे लिए हर चीज को एक प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छे से देती है चीजों के लिए, ठीक है। तो गाय की एक इंपॉर्टेंस अलग बनती है, तो इस कारण से यहाँ पे कैटल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए ट्राइबल चीफ के नाम आप नोटिस करेंगे, जनस से गोपा। तो यहाँ से भी गाँव की फीलिंग समझ में आ रही, काऊ की इंपॉर्टेंस। अब देखिए गोधुली मतलब होता है डस्क, और शाम गए मतलब होता है मॉर्निंग। यहाँ पे ये भी देखिए गवा मतलब गाँव उससे जोड़ा है, काऊ से, गाय, गाय वर्ड से जोड़ा गया है, गाय, ठीक है। तो हमें पॉइंट पता चलता है कि कई जगह हमें गाय वर्ड से काऊ की चीजों से जोड़ने की कोशिश करेंगे, इससे हमें पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ काऊ। और ये चीज हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता चलता है बफेलो को गौरी कहा गया है, ग्वाला कहा गया है, और जो बेटी गाय की गाय का दूध निकालती है रेगुलर बेसिस पे डेयरी के हिसाब से, उसको धृति कहा गया है। गोजित मतलब व्यक्ति जो जो गाय को जीतता है। अब कहाँ जीतता है, इसके ऊपर बैटल होते होंगे, ठीक है, और उसको हीरो कहा जाता था। अब मतलब एक पॉइंट समझ में आ रहा है, जितनी वॉर हो रही है वो क्यों हो रही है? कैटल्स के लिए, कैटल बढ़ाने के लिए वॉर हो रही है। अभी यहाँ पे लैंड का महत्व नहीं बढ़ा, यहाँ पे टेरिटोरी का मतलब नहीं हो रहा, उन्हें कैटल से मतलब है, ठीक है। फिर हम देखते हैं गोमट, ऑनर ऑफ द कैटल, जो कि वेल्दी पर्सन है, जिसके पास ज्यादा कैटल, उसको कहा गया गोमत। गोपति, इंद्र को भी कहा जाता है, जो कि लॉर्ड ऑफ कैटल है। पॉइंट समझ में आया? मतलब आपको कैटल की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई अपन तो इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया के लोग उस टाइम पे एग्रीकल्चर करते थे या फिर पेस्टुरलिज्म करते थे? और अगर पेस्टुरलिज्म करते थे तो हमें पॉइंट पता चल जाता है कि यहाँ पे काऊ की वैल्यू बढ़ जाती है। अब पेस्टुरलिज्म में क्या करते थे, तो क्या एग्रीकल्चर बिल्कुल ही नहीं करते थे? तो हम देखते हैं चीजें, यहाँ पे कैटल रियरिंग के कई एग्जांपल्स मिलते हैं, बट एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम पाया जाता है, एक सब्सिडरी एक्टिविटी मानी जाती है, मेन एक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। हमें पता चलता है कई प्रकार के शब्द, जैसे वाप, कृष, ये पता चलता है। ऐसे वाप मतलब होता है सो, और कृष मतलब कल्टीवेट, ऐसे शब्द हम मिलते हैं। हमें कई एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स को लेके भी शब्द मिलते हैं, ऐसे प्लग के लिए पलाह, लंगा, सिरा जो कि वुड से बनता था, ये देखिए, है ना। हुई, सिकल, एक्स, इनके ऊपर भी कई शब्द हमें मिलते हैं। फिर पता है क्षेत्र, जो कि कल्टीवेट फील्ड है, उसके ऊपर भी टॉपिक पे डील होता है। कई की जगह क्षेत्र वर्ड मेंशन है, जहाँ पे कल्टीवेट फील्ड को डिनोट किया गया है। हमें कई प्रकार की हिम्स मिलती हैं, जो कि फर्टाइल प्लेन, उर्वान, उर्वारा, और फॉर सीता, जहाँ पे रेन की प्रोड्यूसिंग का रिच हार्वेस्ट के लिए चर्चा करी गई है। हमें बारले को लेकर डील किया गया, बारवे मतलब जो सीरियल है, धान्य, जेनरिक टर्म फॉर सीरियल, धान्य, आज भी वर्ड यूज करते हैं धान्य, ठीक है। हमें कई प्रकार की इंद्र की लिए प्रेयर मिली है कि आप हमारी फील्ड को एनरिच करिए। तो एक तरह से हमें एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस भी दिखता है, ठीक है।
आगे देखते हैं। हमें गॉड के बारे में पता चलता है कि क्रॉप को प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे गॉड उर्वजीत, जो विनर ऑफ फर्टाइल फील्ड है, ठीक है। वन हु सोज सच फील्ड ऑन दोज हु परफॉर्म सेक्रीफाइस टू हिम, जो सेक्रीफाइस करता है उसको उर्वजीत के नाम, उर्वजीत गॉड की पूजा करनी पड़ती है, ठीक है। हम लेटर पार्ट्स में क्षेत्रपति के बारे में पता चलता है, ये गार्जियन डाइटी है जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड की प्रोटेक्शन करेंगे, ये हमें लेटर पार्ट में पता चलता है, मतलब लेटर वेद टेस्ट में ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप गाँव में जाएंगे ना, तो गाँव में क्या होता है कि जैसे खेत में एक पेड़ या फिर ऐसा कुछ छोटा सा मंदिर बनाते हैं किसान, और वहां पे अपने एक भगवान जी को विराजित करते हैं और कहते हैं कि हमारे क्षेत्रपति हैं, ये हमारे खेत की रक्षा करेंगे। तो आज भी एग्जिस्ट करती है चीज, ठीक है। फिर देखते हैं हमें कई प्रकार के और ऑक्यूपेशन से मिलते हैं, जैसे वॉरियर्स, प्रीस्ट, फार्मर, हंटर, बार्बर्स, ठीक है। हमें कई प्रकार के क्राफ्ट के बारे में पता चलता है वैदिक एज में, जैसे चैरियट मेकिंग, कारपेंटरी, मेटल वर्किंग, वीविंग, इस टाइप से हमें वैदिक एज के बारे में एक ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी चीजें पता चलती हैं। हम जब आगे देखेंगे तो पता चलता है कि हमें वेद में, ऋग्वेद में कई जगह अयास वर्ड मेंशन किया गया है। अयास यहाँ पे कॉपर मेटल यूज किया गया है। आपको ध्यान देना है, जब हम अर्ली वैदिक की बात करें तो हमारे पास में कॉपर और ब्रॉन्ज, ये दो मेटल को लेकर डील करना। आयरन इनको नहीं मिला, आयरन नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। कॉपर खेती माइंस में मिल रहा था, इंडस वैली में मिल रहा था, और कॉपर से हम ब्रॉन्ज बनाने की भी कोशिश करते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पे अयास वर्ड यूज किया गया। एक्चुअली अयास वर्ड के पीछे भी एक इंटरप्रिटेशन है कि अयास कोई मेटल को ही डिनोट करता है, जैसे इंद्र थंडरबोल्ट वो अयास से बना होगा। रथ को, जो मित्य वरुण के रथ है उनको अयास से बनाया गया होगा। इंद्र और सूम का जो घर है उनको घर को अयास से बनाया गया होगा। अग्नि को कंपेयर किया गया है एज ऑफ अयास से, ठीक है। इस प्रकार से हमें कई जगह अयास नाम मिलता है वेद में, और अयास कहीं ना कुछ मेटल को डिनोट करता है। हमें कुछ कुछ और एग्जांपल में से कुशार, खादी, मे बी बेंगल और एक्स, इनको भी अयास से जोड़ा गया है, ठीक है। ये हमारा कॉपर है। फिर इसके बारे में पता चलता है ऋग्वेद की 9th और 10th बुक, ये देखिए लेटर वैदिक टेस्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट, लेटर वैदिक टेक्स्ट है, जहां पे हमें आयरन के बारे में पता चलता है। बट जो आज के टाइम पे अभी अपन जिसको अयास कह रहे हैं, तो अर्ली में अयास का अर्थ कॉपर ब्रॉन्ज, और जब लेटर में जाएंगे तो हम इसको, बट देयर इज नो डेफिनेट एविडेंसेस, इट कुड बी मीन कॉपर ब्रॉन्ज और एनी मेटल। मतलब अभी अर्ली वैदिक में हमें कॉपर ब्रॉन्ज और जो अयास वर्ड है बस इतना पता है कि मेटल को लेकर डील कर रहा है, पर एक्चुअल पता नहीं है कि कौन सा मेटल। तो मोस्टली हिस्टोरियंस कॉपर ब्रॉन्ज से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गिफ्ट्स। अब देखिए सर, आप जब कम्युनिटी में रहते हो आप गिफ्ट एक्सचेंज करोगे एज अ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि आप खरीदते ही हो, बट आप एक दूसरे को एक्सचेंजेस करोगे। तो पता चलता है राजन कई प्रकार के गिफ्ट लेता था जिसको बलि कहते हैं, बट ये वॉलेंट्री रहते थे, कंपलसरी नहीं थे, कंपलसरी नहीं थे, ठीक है। और प्रीस्ट को दान दक्षिणा मिलती थी रिचुअल कराने के बाद, आज भी चीज चलती है। हमें पता चलता है बार्टर सिस्टम चलता था, जहाँ पे एक्सचेंजेस जो होते थे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होते थे, कोई परचेज नहीं था, ठीक है। हमें पता चलता है निशा, निक्ष, निक्ष मतलब पीस ऑफ गोल्ड, गोल्डन नेकलेस के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे गोल्ड का ही प्रॉपर यूज होता होगा। अब आपने कभी सोचे लो ट्रांसपोर्ट कैसे करते होंगे आसपास में। हमें कई प्रकार के ट्रैवल के एविडेंस से मिलते हैं, जहाँ पे लोग हॉर्सेज, ऑक्सेस, मूल्स जाते थे। हमें पता चलता है पनीस उन लोगों को कहा गया कि जो मर्चेंट है, जो कि परफॉर्म नहीं करते सेक्रीफाइस। ये वर्ड्स है, इनको वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, ये हमें वेद में मिले हैं, ठीक है। हमें कहीं कहीं पे बोट के एविडेंसेस मिलते हैं, समुद्र के नाम के एविडेंसेस मिलते हैं, नेम नेम। पूरे वेद में बोट नाव वर्ड मिलता है, समुद्र नाव वर्ड मिलता है। हमें कहीं कहीं बताया गया है कि देखिए बुक 10 में प्रॉपरली ओशियन के बारे में मेंशन किया गया है। ये लेटर वैदिक टेस्ट है, लेटर वैदिक में हमें प्रॉपरली ओशियन के बारे में मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे रिसोर्सेज आए, रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, वॉर हुई, वॉर के रिसोर्सेज को बांट दिया जाता था अमंग पीपल। तो क्या क्या बांटते थे, इंडिकेट। अब देखिए क्या होता था, किसी के पास ज्यादा रिसोर्स मिलते थे, किसी को कम मिलते थे। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को ज्यादा बांटते थे क्योंकि एलाइट क्लास में आ रहे थे। एलाइट कौन, जो सभा में बैठे हैं, तो ये अपने पास में ज्यादा रखते थे। एक प्रकार का नेपोटिज्म चलता था। कैसे, और इस नेपोटिज्म के कारण हमें पता चलता है कि भाई डिफरेंसेस रहे होंगे वेल्थ और रैंक में। तो आपने जब वेद पढ़े तो आपको पता चला कि भाई यहाँ पे तो डिफरेंसेस है सोसाइटी में, ठीक है। एक तरह से पता चलता है राजन अपनी फैमिली को बांट देता था चीजें, और एक तरह से लार्जर शेयर देता, जो नेपोटिज्म के बारे में बताता है। क्या क्या चीजें मिलती थी, कई प्रकार कैटल हाउसेस, गोल्ड, फर्टाइल लैंड्स, ये सब चीजें हमें पता चलता है कि मिलती होंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चलता था, यहाँ पे कैटल का ही महत्व था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्लेवरी।
जब हम अर्ली वैदिक एज पढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार के स्लेवरी के एविडेंसेस मिलते हैं। स्लेवरी मतलब क्या, ये देखिए, आपको एक तरह से बाउंडेड लेबर के फॉर्म में पॉइंट पता चलता है जहाँ पे मेल और फीमेल को रखा जाता था। ठीक है, यहाँ पे कोई पावर, राइट, ऑटोनॉमी कुछ नहीं मिलता था व्यक्ति को। यहाँ पे प्रॉपर्टी कंसिडर प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर, मतलब एक तरह से व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मान के ह्यूमन का यूज किया जाता था। ठीक है, कुछ भी करवा लेते थे। यहाँ पे स्लेव कौन बनते थे, या तो देखिए कहीं वॉर वगैरह में हार गए हो, या फिर डेप्ट वगैरह के कारण उनको स्लेव बना दिया जाता था। ठीक है, हमें कई प्रकार के टर्म्स बाद में मिलते थे, दास दासी, जो कि मेल और फीमेल स्लेव्स के लिए यूज किए जाते थे। जहां तक कि 1986 में हमारे हिस्टोरियन कहते हैं कि वुमेन्स को स्लेव तो रखा जाता था, वुमेन्स को एज अ स्लेव तो रखा ही जा रहा है मान लीजिए, प्लस साथ साथ में एक चीज और दिक्कत होती थी, उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। इससे हमें चीज़ पता चलती है कि कितनी चीज़ें गलत चल रही थी इस टाइम पे भी, स्लेवरी के रूप में अगर हम देखें तो। ठीक है, अब देखते हैं आगे सोशल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कंडीशन सोसाइटी की। अब मैं आपसे कहूँ, आप चलो घूम के आओ गांव में, आप गांव में देखने गए तो आपने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करी कि सर, पहली बात तो कि यहाँ पर रैंक और वेल्थ में डिफरेंसेस है। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जब वार वॉर के रिसोर्सेज बांटे गए तो लोगों ने नेपोटिज्म दिखा दिया, अपने पास ज्यादा रख लिया, राजा ने ज्यादा रख लिया, ब्राह्मण ने ज्यादा रख लिया। तो हमें पॉइंट पता चलता है कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सोसाइटी में इक्वल राइट्स की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पे हर कोई को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। इससे क्या स्लेव वाला पॉइंट पता चलता है, स्लीव से वुमेन और मेन की जो एक रिस्पेक्ट है उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं उनसे। ठीक है, एक तरह से इनइक्वालिटीज पता चलती हैं स्लेव और मैन के कारण। ठीक है, राजन का स्टेटस डोमिनेट हो रहा है, पॉलिटिकल पावर मिल रही है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर उनके पास सोसाइटी में। दास दासी का स्टेटस देखें तो स्लेव के रूप में सबसे नीचे हायरार्की में रखा गया है। तो अब इस पॉइंट से हमें कई चीजें पता चलती है। रैंक एंड वेल्थ में डिफरेंस आना, लोगों में एक सोसाइटी के बीच में ऊपर नीचे होना, एक पॉइंट को सोचो, आप जब एक क्लास में पढ़ते थे अपने छोटे में, तो उसमें दो तीन प्रकार के बच्चे रहते हैं, एक एवरेज बच्चे, एक बिलो एवरेज बच्चे और एक टॉपर। तो कई बार क्या होता है ना, एक कंपटीशन की फॉर्म बनती है, अरे वो तो टॉपर है, वो तो टॉपर है, वो तो टॉपर है। वही चीज इनइक्वालिटी को डिफाइन करती है कि आप साथ में बैठ रहे हो, बट एक आपके मन में थॉट है कि यार ये तो बड़ा आदमी है, ये तो छोटा आदमी है, इसको थोड़ा कुछ कर पाना। एक प्रकार की इनइक्वालिटी की भावना हमें समझ में आती है। ठीक है, दूसरी हमें पता चलता है राजन का स्टेटस बढ़ रहा था, पावर बढ़ रही थी, ब्राह्मण का भी स्टेटस बढ़ रहा था। सिमिलरली हमें दास दासी स्लेव्स की कंडीशन समझ में आती है, हमें पता चलता है सोसाइटी इक्वल नहीं थी। और हमें को चीज़ पता चलता है इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी कहाँ पे, जो सोशल रिस्पेक्ट की बारी बात बात आती है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने ये देखेंगे कि भाई ये लोग रहते कैसे थे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये रहते कैसे थे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, आप एक दिन को अर्ली वैदिक फेज में गए और आप वहां पे बस घूम फिर के देख रहे हो चीज़ें कि क्या क्या चल रहा है। तो हमें पता चलता है ये लोग मिल्क प्रोडक्ट का बहुत यूज़ कर रहे हैं। अब मिल्क कैसे, क्योंकि जब आप कैटल को यूज़ करोगे, कैटल की चीज़ों को यूज़ करोगे, तो ऑटोमेटिक डेयरी प्रोडक्शन वेस्ट हो। ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन में घी जो आज के टाइम बटर अपन कहते हैं, घृता, इसका यूज करेंगे, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का यूज करेंगे। यहाँ पे एनिमल जैसे शीप, गॉड्स, ऑक्सन को अलग अलग प्रकार के सेक्रीफाइस में, पूजा पाठ में डाला जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे बलि दी जाती थी, बट काऊ के साथ में कभी भी बलि को रेफर नहीं कर सकते थे। मतलब काऊ को आप मार नहीं सकते हो, यहाँ पे अगन्य माना जाता है। मतलब आप कभी काऊ को मार नहीं सकते हो, अगर आपने मारा तो आप एक तरह से गलत व्यक्ति कहलाओगे। ठीक है, हमें पता चलता है सून एज अ ड्रिंक है, एनर्जेटिक ड्रिंक है, जिसको भगवान के रूप में बारे में जाना जाता है। सून के बारे में पता चलता है यवा, जो कि एक और ड्रिंक है, ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, फर्मेंटेड ड्रिंक्स है, जिससे एनर्जी मिलती है। हमें यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चलता है, ड्रामा के बारे में पता चलता है, ग्लैमलिंग, डाइस, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कई प्रकार के एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस कहाँ पे, लिटरेरी सोर्सेज, वेद में हमें एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे लोग इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते होंगे। इसके बाद हम वुमेन्स को देखते हैं, अगर पूरे वेद को पढ़ते वुमेन्स को एनालिसिस करते हैं, हमें पता चलता है वुमेन्स का रिचुअल में पार्टिसिपेट करती थी हस्बैंड के साथ में, चैरिटेट में पार्टिसिपेट करती थी, सभा समिति में पार्टिसिपेट करती थी। कई प्रकार की वुमेन सेजेस हैं, जैसे गार्गी, मैत्रियाल, लोपामुद्रा। ठीक है, मोनोगेमी, पॉलीएंड्री और पॉलीएंड्री मेंशन है। जैसे क्या, जब पर्सन, जैसे आज के टाइम में मोनोगेमी चलता है, एक व्यक्ति एक कपल वाला पॉइंट चलता है। पॉलीगेनी मतलब होता है जब मल्टीपल वाइफ्स हो, और पॉली एंट्री मतलब होता है मल्टीपल हस्बैंड हो। ये चीज़ें जनरली कल्चर में चल रही थी। ठीक है, और वुमेन रीमैरी कर सकती है, मतलब यहाँ पे वुमेन के पास राइट है फिर से शादी करने का। और यहाँ पे एक और राइट था, वुमेन कैन मैरी लेट ऑल्सो टू राइट टू चूज द पार्टनर, मतलब वुमेन के पास में अपने पार्टनर को चूज करने का अधिकार था और लेट शादी भी की कर सकती थी।
ठीक है। प्रॉपर्टी गिवन टू सन बट इन सर्टेन केसेस डॉटर कुड इनहेरिट इट ओनली इफ शी वाज वन चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब अगर कोई बेटी अकेले ही है अपनी बेटी मतलब व्यक्ति की, तो वो अपने पापा की प्रॉपर्टी पे अधिकार दिखा सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स भी थे। इसके बाद हम सबसे मेजर टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने सोचा वर्ण मतलब क्या है, और क्या अर्ली वैदिक वर्ण और लेटर वैदिक वर्ण सेम थे? नहीं, अर्ली वैदिक वर्ण में वर्ण का मेंशन ही नहीं किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जनरली स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक में वर्ण मतलब होता था लाइट और कलर से डिफरेंस समझना, लाइट और कलर। ठीक है, कैसे? जैसे कई प्रकार की चीजें कही गई, आवृत वर्ड मिला है, जो कि डिवाइन लॉ मतलब पूजा पाठ को नहीं फॉलो करेगा उस व्यक्ति को अव्रत कहेंगे। अक्रतु मतलब दोज हु नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस नहीं करेगा उसको अक्रतु कहेंगे। और इन दोनों को मृदवाच्य भी एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है कि भाई तो मृदवाच्य है क्योंकि ये इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो वर्ण में लोगों को स्पेशल कहा गया है, यहाँ पे वर्ड वर्ड मेंशन ना हो कि यहाँ पे जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं, अनक्लियर, सॉफ्ट, इंटेंजिबल होती है कि स्पीकिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे ये देखिए हमारे ये भाई। ठीक है, इनको एक स्पेशल काइंड से रखा गया। तो यहाँ पे पता चलता है कि इन लोगों को डिफरेंशिएट किया गया, बट यहाँ पे वर्ड वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है, इन थ्री प्लेसेस इन ऋग्वेद कृष्ण त्वच अस्किनी त्वच इज अप्लाइड टू दस यूज। ठीक है, इट कैन बी लिटिल विद डार्क स्किन। यहाँ पे एक स्किन कॉम्प्लेक्स मतलब कलर, कलर और फ्लैट नोज, फेसलेस, इन सब के हिसाब से चीज़ों को डिफाइन किया गया। मतलब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे सोसाइटी है, इस सोसाइटी ने फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस प्लस और जो आपके स्पीकिंग बिहेवियर में जो चीज़ें पैटर्न में चेंजेस है, इस हिसाब से डिफरेंशिएट किया है सोसाइटी को, ना कि वर्ण के हिसाब से किया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ब्राह्मण क्षत्रिय की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे वर्ण मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय तो मेंशन किया गया है ऋग्वेदिक टेक्स्ट में, बट कहीं पे पूरे अली वैदिक फेस के टेक्स्ट में वर्ण वर्ण नहीं मिलता। ठीक है, हमें पता चलता देयर इज अ मेंशन ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण ड्रिंकिंग सोम, डिसाइडिंग मतलब ब्राह्मण सोम ड्रिंक पी रहे हैं, सोम ड्रिंक को पी रहे हैं और ये हिम्स लिख रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग काफी रिस्पेक्ट गेन करते थे, रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती थी। नो इंडिकेशन दैट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर बेस्ड ऑन बर्थ, यहाँ पे बर्थ बेस्ड कुछ नहीं था। मतलब यहाँ पे बर्थ वेस्ट कुछ नहीं था, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट और शूद्र जैसे वर्ड एब्सेंट है, यहाँ पे वर्ड ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बार जो हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, वो सबसे पहली बार हमें 10th बुक में मिलता है, ऋग्वेद की, ऋग्वेद की 10th बुक में सबसे पहली बार हमें वर्ण का डिवीजन मिलता है। और ये 10th बुक कहाँ आती है? लेटर वैदिक टेक्स्ट में, तो जो कि अभी अपन पढ़ नहीं रहे हैं। तो एक पॉइंट पता चलता है कि जो फोन वर्ड सिस्टम है वो अर्ली वैदिक पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पे हमें वन वर्ड भी नहीं मिलता है, यहाँ पे केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के बारे में बात करी गई है, वैश्य और शूद्र के बारे में मेंशन ही नहीं किया गया है। सिमिलरली हमें पता चलता है यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी रहा होगा, या फिर सेग्रीगेशन सोसाइटी रहा होगा, वो रहा गया होगा फेस कलर के हिसाब से। ठीक है, और जो आपके बोलने कर रहे बिहेवियर के हिसाब से उन्हें रखा होगा, बल्कि यहाँ पे कोई डिवीजन बर्थ बेस्ड नहीं है, बर्थ बेस्ड डिवीजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में आ रहा है सर दस्यु दस्यु आप बार बार बोल रहे हैं, कौन है दास दस्यु? इनके ऊपर कई थ्योरीज है। थ्योरीज क्या? जो कहते हैं डार्क स्किन, जो कि जिनकी डार्क स्किन है, फ्लैट नोज है, और वो डिस्प्लेस टू पुश आउटवर्ड, जिनको साउथ में डिस्प्लेस कर दिया गया है, उनको कहा गया दस्यूज। ठीक है, एक तो ये है थ्योरी। मेनी स्कॉलर थिंक दैट दास एंड दस्यूज आर नॉट आर्यन ट्राइब बट द अर्लियर वेव ऑफ इंडो आर्यन इमिग्रेट्स हु अराइव्ड द सपोर्ट बिफोर द वैदिक आर्य। देखिए आर्य, ये जो अपने आर्य थे, ये वेव्स में आए थे कई कई प्रकार की। तो कहा गया जो दास दासियों थे इसके पहले आने वाली वेव के लोग रहे होंगे, जो कि जिन्होंने वैदिक टेक्स्ट लिखे हैं इनके पहले के लोग रहे होंगे, जिनको वो दास दासियों कह के मेंशन कर रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे हमें ईरानियन टेक्स्ट में भी दाहे और दास के बारे में लिखा गया है, जो कि दहयू और ट्राइब और दस्यू ट्राइब के बारे में कनेक्ट करता है। तो कहीं कहीं हमें ईरानियन टेक्स्ट में भी इस चीज की सिमिलरिटीज मिलती है। तो एक तरह से कंक्लूड करें, अगर थोड़ा सा थ्योरी इसको समझते हुए पता चलता है कि वे लोग जो नॉन आर्यन थे, जो कि आर्यन जिन आर्यन ने कंपोज करी वेद उनसे अलग थे, उनको वो दास दासियों कहते थे। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति जेड है, तो ए क्या कहेंगे, भाई हम तो ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम तो आर्यन है, और ये कहेंगे कि ये हमारे से अलग है। तो ये लोग क्या हो गए? दास या दस्यूस, जो लोकलाइड नहीं है। अब ये हो सकता है कि ये पहले आए हों,
अलग अलग थ्योरीज इनकी स्किन के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बताई गई है। इसके बाद हम आखिरी टॉपिक अपने रिलीजन डील करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे इन लोगों का बिलीफ सिस्टम के बारे में, सेक्रीफाइसेस कैसे चलते हैं, तो गॉड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमें रिलीजन को लेकर पॉइंट पता चलता है, हमें कई सिमिलरिटीज मिलती हैं ज़ेन एवेस्टा में, ईरानियन टेक्स्ट ज़ेन एवेस्टा में बहुत सारा सिमिलरिटीज मिलती है, जहाँ पे भी भगवान इंद्र की पूजा करी जाती है। दास दासियों, अब आप पॉइंट समझ गए ना, दास दासी मतलब वही लोग जो सोसाइटी में रहते हैं बट वो आर्य नहीं है, वो आर्य लोग को कहा गया है कि ये लोग परफॉर्म नहीं कर सकते सेक्रीफाइस, ये लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, नॉट ऑनरिंग द वैदिक गॉड, ये वैदिक गॉड को नहीं मानते हैं और ये परफॉर्मेंस नहीं करते सेक्रीफाइसेस की। ठीक है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे वैदिक हिम्स में स्काई, ध्रुव, पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन तीन में पूरे डिवीजन को डाला गया है। कई कई जगह हमें असुर्स के बारे में पता चलता है, जो कि अभी तो गॉड के रूप में माने जाएंगे, लेटर फेज में इनको एक विलन के फॉर्म में, राक्षस के रूप में भी देखा जाता है असुर को। यहाँ पे पता चलता है, पूरे ऋग्वेद को जब हम पढ़ेंगे तो लगभग पता चलता है 33 गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया है, 33 वैदिक गॉड के बारे में मेंशन किया गया है। हर किसी का अलग अलग फिक्स ऑर्डर है और अपना अपना इंपॉर्टेंस बताया गया है, और इस चीज को एक सुप्रीम गॉड से जोड़ने की कोशिश करी गई है, जिसको मैक्स मूलर कहते हैं कि फिनोमिना ऑफ कैथोनिज्म और हेंटोनिज्म। मतलब क्या, वर्कशिप ऑफ सिंगल डेइटी, सिंगल सुप्रीम गॉड के बारे में चर्चा करी गई है। मतलब कि यहाँ पे एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं हर रूप से समझ के। हमें ऋग्वेद में कई जगह गांधर्व, गांधर्व मतलब होते सेलेस्टियल बीइंग के बारे में बताया गया है, जो आसमान में रहते हैं उनके बारे में चर्चा करी गई, अप्सराओं के बारे में चर्चा करी गई है। ठीक है, जो कि वाइफ है उनकी। हमें कई प्रकार के राक्षस के बारे में चर्चा करी कि राक्षस आ रहे हैं, ऋषि मुनियों के यज्ञ को खत्म कर रहे हैं, मेडिटेशन को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, हमें कई और प्रकार के पिशाचिस के बारे में पता चलता है कि जो नेगेटिव डेड स्पिरिट्स हैं उनके बारे में पता चलता है। द वेरियस आइडिया अबाउट हाउ द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड के ऊपर भी कई प्रकार के मेंशन है कि धरती कैसे बनी, कैसे वर्ल्ड बना, इसके ऊपर भी कई प्रकार की चीजें बताते हैं कि कॉस्मिक बैटल, सेपरेशन ऑफ हेवन अर्थ और भगवान के एक्शंस के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेक्रीफाइसेस कैसे करते थे। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ मतलब होता है ये हवन करना, ठीक है, तो उसको यज्ञ कहते हैं, सेक्रीफाइस यज्ञ करते थे। और जो व्यक्ति करता था, जो मेन बैठता उसको यजमान कहते हैं, जो मेन परफॉर्मर होता है उसको यजमान कहते हैं, जिसके एक्सपेंसेस से पूरा प्रोग्राम होता है, आज भी होता है। ठीक है, हमें पता चलता है मोस्टली घी, ग्रेन, इन सब का मिश्रित रूप बना के एक प्रॉपर सेक्रिफिकल पैटर्न से, फॉर्मूलाज के साथ में वो भगवान को समर्पित की जाती है, आज भी होती है सब चीजें। ठीक है, हमें पता चलता है कई प्रकार के एनिमल्स को भी इसमें सेक्रीफाइस किया जाता है, बलि, बलि चढ़ने वाला होता है ना, बलि भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं गिफ्ट में। इनका मानना था कि जब हम अग्नि देवता को खाना या फिर सब्जी समर्पित करते हैं तो वायु के रूप में वो अंतरिक्ष में भगवान के पास जाता है, ये एक बिलीफ चलता है। ठीक है, हमें कई ऋग्वेदिक सेक्रीफाइसेस में गुड वेल्थ, हेल्थ, सन, लॉन्ग लाइफ ऑफ यजमाना, इनके ऊपर ब्लेसिंग्स के फॉर्म में पता चलता है कि यज्ञ कराए जाते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें पता चलता है कई कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, अलग अलग रिचुअलिस्टिक स्पेशलिस्ट आते थे और उनके अलग अलग प्रीस्ट भी होते थे। तो हमें लगभग 7 टाइप के प्रीस्ट पता चलते हैं, होत्री, अध्वर्यु, अग्नि, मितवरुण, होत्री, निशित्री, ब्राह्मण। ठीक है, और इन सभी के काम अलग अलग दिए गए हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। इसके बदले में यजमान को दक्षिणा देते थे, रिटर्न ऑफ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज परफॉर्म बाय देम। ठीक है, ऋग्वेद डज नॉट मेंशन टेंपल, ऋग्वेद में कभी भी टेंपल और इमेजेस की वर्शिप नहीं बताई गई है, इमेज मतलब डीटीज की। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद रिफ्लेक्ट नेचुरल पॉलीथेनिज्म, बिलीफ इन मैनी गॉड हु पर्सनिफाइज नेचुरल फिनोमिना। मतलब ये लोग क्या है, अगर आप इनके भगवानों को ध्यान से समझेंगे तो आपको पॉइंट पता चलेगा कि भगवान को नेचुरल फिनोमिना से जोड़ने की कोशिश करी गई है, जैसे अग्नि, सूर्य, उषा, इंद्र। ठीक है, अब इनके अलग अलग फॉर्म को बताया गया है, बट इन फॉर्म्स को ह्यूमन लाइक फॉर्म्स में जोड़ने की कोशिश करी गई। एक पल को इमेजिन करिए, आपने ह्यूमंस को देखा तो आप इस रूप में उनको इमेजिन करने की कोशिश करोगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे उन्होंने इमेजिन करने की कोशिश करी है। अब हम यहाँ पे गॉड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे गॉड्स हैं, क्या उनके नाम है। इंद्र सबसे ज्यादा फेमस गॉड अर्ली वैदिक पीरियड के, जो सबसे ज्यादा मेंशन किए गए हैं ऋग्वेद में। इनके ऊपर ग्रेट वॉरियर, इनका वेपन है थंडरबोल्ट। ठीक है, और इनको अयास आर्यन की विक्ट्री के लिए भी माना जाता है। ही इज लव्ड टू ड्रिंक सोम, सोम एक जूस है, जो रस है जो पहाड़ों में मिलता है, उसके लिए बताया गया है कि सोम को पीते थे। इनके फादर, इनकी वाइफ के बारे में बताया गया है। इन दिस मोस्ट फ्रीक्वेंटली एनिमीज, लाइक कई कई एनिमीज को उन्होंने हराया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिथ के बारे में, उनके विक्टोरियस के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद आती है अग्नि। अग्नि गॉड के बारे में बताया गया है कि जो तपस, तपस को बताया गया, सेक्सुअल डिजायर की भी हीट से इनको जोड़ने की कोशिश करी गई, एक बर्निंग सेंसेशन। यहाँ पे हमें कई प्रकार के सेक्रिफिकेट फायर, जो हवन में फायर उपयोग होती है, अग्नि होती है, उससे भी इनको जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि कनेक्शन बनवाती है गॉड और यजमान के बीच का। ठीक है,
और इसके बाद में यहाँ पे सोम को भी इनसे जोड़ा गया है, अग्नि और इनसे जोड़ा गया है। वरुण मित्र आर मेंबर ऑफ 8 मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज आदित्य। आदित्य गॉड के ग्रुप है, भगवानों का ग्रुप है, उनके में से वरुण मित्र वो है 8 में से, ठीक, मेंबर है। इसके बाद हमें सूर्य भगवान के बारे में पता चलता है, सन ऑफ दयासुस, जो कि डार्कनेस को खत्म करके अपने चैरियट से आसमान में आते हैं। सूर्य सनराइज के बारे में हिंट हो रही है चीज, ठीक है। हमें पता चलता है वायु देवता के बारे में पता चलता है। फिर हमें अश्विन जो कि फर्टिलिटी और वॉर से जोड़ा गया है। विष्णु, ऋग्वेद में इनके 3 विशाल कदमों का उल्लेख है जो पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर देते हैं, मतलब इंद्र को जोड़ा गया है इनसे, विष्णु को। रुद्र भगवान के बारे में पता चलता है, ठीक है, जो विनाशकारी रूप में जोड़े गए हैं कि इनका विनाशकारी है ये। हमें कई प्रकार की गॉडेसेस ही मिलती हैं, देवियां मिलती हैं, जैसे उषा, गॉडेस ऑफ ड्रोन, ठीक है। इन द अर्ली मॉर्निंग द लाइट फर्स्ट अपीयर इन द स्काई, मॉर्निंग की उषा हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हमें अदिति गॉडेस के बारे में पता चलता है। फिर हमें राका गॉडेस के बारे में पता, शनि वाली गॉडेस के बारे में, पृथ्वी, धरती माँ आज भी अपन कहते हैं। इसके बाद में कई और छोटी छोटी भी गॉडेसेस मिलती है, जैसे वच, इदा, सरस्वती, जो कि स्पीच, बटर, दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए अपन की प्रे करते हैं। और कई प्रकार की सरस्वती रिवर, जैसे एक सरस्वती रिवर को हमेशा देवी के रूप में पूछते हैं। हमें ये पता चलता है उषा के अलावा यहाँ पे कोई भी गॉड को इतना ज्यादा, गॉडेस को इतना प्रायोरिटी नहीं दी गई है। मोस्टली हमें उषा गॉड के बारे में बताया गया है। ये सब गॉड के नेम है, आप इनको रिवीजन के फॉर्म के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कई प्रकार के मिथ्स पे भी डिस्कस किया गया, जो आपने स्टार्टिंग करी थी, मिथ होती है। कई प्रकार के मिथ्स पे डिस्कस किया गया है जो सेमी डिवाइन बीइंग से जोड़ी जाती हैं। ये एक उर्वशी की कहानी है, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करती है, जो कि ऋग्वेद के 10th मंडल में दी गई है। एक्चुअली ये लिटर वैदिक टेक्स्ट में दी गई है। लिटर वैदिक टेक्स्ट कौन सा? ऋग्वेद। क्या कहता है? पूर्व एक राजा है, राजा पूर्व उर्वशी नामक एक जल अप्सरा, मतलब जो आसमान में रहती है, उनके ऊपर बात करी गई, उनके ऊपर संवाद किया गया है। पूर्वज उर्वशी से विनती करता है, प्रीतमा अपने हृदय और बुद्धि को फिर से मेरे साथ जोड़ दो, किंतु उर्वशी इंकार करते हुए कहती है कि तुम्हारे इन शब्दों का मेरे लिए क्या अर्थ है? उषा की पहली किरण की तरह मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, हे पूर्व, अब अपने घर जाओ। वायु की तरह मुझको भी रोक पाना कठिन है। मतलब यहाँ पे ये है ह्यूमन और ये है उर्वशी अप्सरा। अब ये रहती है आसमान में, इनका जो है पूरा वो स्वर्गलोक है। तो यहाँ पे स्वर्गलोक और ह्यूमन को बीच में कनेक्शन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? गॉड, ह्यूमन और सेमी डिवाइन बीइंग्स के बारे में, एक इंटरेक्शन के बारे में चीजें पता चलती हैं। कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन, गॉड एंड सेमी डिवाइन बीइंग। तो ये हमें भी कहीं ना कहीं वेद में इन चीजों के बारे में जिक्र मिलता है। इसके बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीत इन ऋग्वेद। अब देखिए क्या है, पूरे सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ कुछ रूल्स बनते हैं नेचुरल ऑर्डर के, जो हम एक रीत के फॉर्म में समझते हैं। रीत मतलब क्या होता है? इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, जो कि एक नेचुरल ऑर्डर है जिसको हर किसी को फॉलो करना है। यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज विद इन, पूरा यूनिवर्स उसके अंदर है। जो आज के टाइम पे अपन धर्म कर्म वाला पॉइंट जोड़ते हैं, वही उस टाइम पे रीत का था, जो कि नेचुरल और रिलीजियस और मोरल ऑर्डर को डील करता है, ठीक है। इन ऋग्वेदिक कॉन्सेप्ट रीत इज सिमिलर टू एंशिएंट ईरानियन कॉन्सेप्ट आशा। सेम आशा में भी कॉन्सेप्ट दिया, ईरानियन कॉन्सेप्ट, ईरानियन जो बुक है उसमें आशा कॉन्सेप्ट दिया गया, रीत। एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, 2011 का है, मैं बाद में इसको मेंशन करूंगा आपको जब सेपरेट एक कंटेंट डालूंगा, कि उसमें पूछा गया है कि धर्म, जितना मुझे याद है, धम्मा धम्मा होता है सेल्फ के लिए, जहाँ पे इंसान अपने आप को जानने की कोशिश करता है, अपने मोरल्स में वर्क करता है। और रीत रहता है सोशल, जब आप रहते हो, एक सोशल एथिक्स होती है, उनको फॉलो करना, नेचुरल ऑर्डर, मोरल ऑर्डर के लिए आपने रीत वर्ड यूज किया है। तो ये वैदिक ट्रेडिशन को लेके 2011 की प्री में क्वेश्चन आ चुका है, इसको लेके जहाँ तक मुझे रिमेंबर है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर के बारे में डील करता है। इसके बाद हम आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे फ्यूनररी प्रैक्टिस के बारे में, जहाँ पे पता चलता है कि कैसे फ्यूनररी प्रैक्टिस होती थी। क्रीमेशन होता था, बरियल होते थे। हमें पता चलता है वायु, वर्चुअल फोर्स, असु और स्पिरिट के बारे में चर्चा किया, आत्मा के लिए बारे में बताया कि स्पिरिट होती है। और एक पैराडाइज, स्वर्ग और नर्क के बारे में बात करी गई है, स्वर्ग और नर्क बारे में बात होती है। अब अगर इस पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड करने के लिए छोटा सा एनालिसिस करें तो पॉइंट पता चलता है। अर्ली वैदिक पीरियड में पहले हमें जाना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, जहां पे हमने देखा 10 राजन युद्ध के बारे में, ठीक है। फिर हमने देखा सोसाइटी में स्लेवरी चल रही है। वर्ण के बारे में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट हमें ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में पता चलता है, चीजें चल रही हैं। और इसके अलावा जो वर्ण के पॉइंट आता है वो आता है कलर कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, कलर और जो बोलने करने के हिसाब से चीज चल रही है, उनके हिसाब से दास यूज को डिफाइन किया गया है।
हमें गिफ्ट्स के बारे में पता चलता है, यहाँ पे वॉलंटरी गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, यहाँ पे कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं थी, कोई भी टैक्सेशन का पैटर्न नहीं था, यहाँ पे बलि ऑफर होती थी जो कि एक वॉलंटरी गिफ्ट थी राजा के लिए। ठीक है, हमने देखा जो वॉर में जीती हुई चीज़ें रिसोर्स होती थी उनको बांट दिया जाता था, यहाँ पे सभा समिति अपना रोल प्ले करती थी। यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमने सभा समिति के बारे में पढ़ा, सभा एंड समिति के बारे में पढ़ा, और विधाता के बारे में भी जाना। आगे जाके हम इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे फिर से। हमने देखा वुमेन्स की कंडीशन में थोड़ा बेटर कंडीशन थी, वो रीमैरी कर सकती थी। ठीक है, और यहाँ पे कई प्रकार की मैरिजेस चल रही हैं, यहाँ पे वुमेन्स के कई मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। ठीक है, और ऐसे कई चीज़ें पता चलती हैं हमें। भगवान में भी गॉडेसेस के बारे में प्रॉपर पता चलता है हमें। कई जगह आखिरी में पता चलता है एक रीति और एक मोरल ऑर्डर के बारे में पता चलती है, जहाँ पे सोसाइटी को मोरल ऑर्डर के हिसाब से चलाने की कोशिश करी गई है। अब इस सब लिटरेचर को जब हमने पढ़ा अर्ली वैदिक के सेकंड से लेकर सेवन्थ को, तो बहुत सारे डायमेंशन पता चले। अब इन डायमेंशन को हम लेटर वैदिक में समझने की कोशिश करेंगे कि इन डायमेंशन में चेंजेस क्या क्या आते हैं, पॉलिटिकली चेंजेस क्या क्या आते हैं। ठीक है, और क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं। फिर इसके बाद में हम जब लेटर वैदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इस चीज़ों को देखेंगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था कैसे चेंज हो रही है, वुमेन की कंडीशन कैसे चेंज हो रही है। और फिर से हम पूरे दोनों चीज़ों को एक एनालिटिकल व्यू से समझने की कंपैरिजन करेंगे कि दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कैसी चीज़ों में अंतर आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अर्ली वैदिक पीरियड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेटर वैदिक में जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास और बेटर इजी करवा पाऊँ। थोड़े से टफ टॉपिक है वेद के, क्योंकि इसमें एकदम से हम अपनी जनरल अप्रोच नहीं ला सकते कि मैं कहानी के रूप में आप समझाता जाऊँ। थोड़ा सा इमेजिनेशन पे वर्क करना पड़ेगा अपन को, और इस चीज़ को थोड़ा सा आपको मेमोराइजिंग पे भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल पॉइंट हम ज़्यादा लेके चलते हैं वेद में। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरी टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।